हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में यार हम कवर करने वाले हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को, जस्टिस के टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसमें हम सिंपल सेंस में जस्टिस का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ जस्टिस, कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ जस्टिस, जिसमें कि 4 जस्टिस के टाइप हम कवर करेंगे। सबसे पहला सोशल जस्टिस, फिर आपका पॉलिटिकल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस और लास्ट में आपका लीगल जस्टिस। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बिना देरी यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ जस्टिस में ये कि जस्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है यार कि जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है न्याय का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी में बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप जानते होंगे कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो सरकार हमने चुनी है अपने देश की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारे वेलफेयर को लुक ऑन टू करे, ठीक। जिस वजह से जस्टिस एक उसका नेचुरल कोरोलरी हो जाता है, एक नेचुरल आउटकम हो जाता है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। बुरे लोग दूसरों का फ़ायदा भी उठाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छे लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, तो अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, बुरे लोगों को पनिशमेंट चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं न्याय की मांग तो होगी ही सोसाइटी में, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं। और चूंकि हमारी देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर स्टेट के होने की वजह से कि वो हमारा ख्याल रखे, इस वजह से जस्टिस का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी और गवर्नमेंटल सिस्टम जैसे कि या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहूँ, वो आप डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो तो कोरिया का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे कौन है? किम जोंग है। उनका मन आता है तो वो किसी को भी तोप से उड़ा देते हैं। आपने कहानियाँ न्यूज़ में पढ़ा होगा, छोटी सी बात पे नाराज़ हो गए, तोप से उड़ा दिया। तो ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ के जो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों को लेकर के कि जो मैंने किया वो सही है या गलत है, ठीक है। जिस वजह से वो ऐसा कर पाता है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, जिस वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला पॉइंट ये है कि जस्टिस ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिल करके बना है। पहला लैटिन वर्ड जूश और दूसरा ग्रीक वर्ड डाइक। जो लैटिन वर्ड जूश है इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ लॉ, और जो ग्रीक वर्ड डाइक है इसका मतलब होता है राइटसनेस। तो राइटसनेस का सिंपल मीनिंग ये होता है मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। राइटसनेस मीन्स मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, नैतिकता के रूप से क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, है ना। सिंपल सेंस में समझो, सोसाइटी में होना क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ जो कि सोसाइटी में मॉरली क्या सही है, क्या गलत है, इसकी बात करे, वही होता है जस्टिस सिंपल सेंस में, ठीक है। और यही बात अगले पॉइंट में लिखी है, वो ये कि जस्टिस मीन्स फॉलोइंग ऑफ सर्टेन रूल्स एंड बीइंग फेयर। जस्टिस का मतलब कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं, नियम कायदे हैं, जिनको कि हर किसी को सोसाइटी में फॉलो करना होगा। एंड बीइंग फेयर से कहने का मतलब मॉरली सही होना, सही काम करो यार, गलत काम मत करो, ठीक है। और जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत समय से हिस्सा रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी का यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल साइंस है, आपका ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस इसका एक पार्ट रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब जैसा कि हर कॉन्सेप्ट के साथ होता है, ठीक है, इसके अलग इंटरप्रिटेशन से अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया। अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रखी हो पॉलिटिकल साइंस में, नहीं पढ़ रखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें भी हमने क्या देखा, हमने अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव देखे। अलग अलग थिंकर थे, 3 थे मेन, और उन्होंने अपने अलग अलग नज़रिए दे रखे थे उस थ्योरी के ऊपर। तो बस जस्टिस के साथ भी वैसा ही केस है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ अलग अलग थिंकर्स आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया। यही इस पॉइंट का मतलब है। फिर अगला पॉइंट ये है कि जस्टिस सम सी जस्टिस एज अ वर्च्यू और अ क्वालिटी वाइल अदर्स थिंक ऑफ इट एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। कहने का मतलब कि कुछ थिंकर्स जो हैं वो इसको एज अ वर्च्यू देखते हैं, मॉरलिटी के स्टैंडर्ड पे जज करते हैं कि जो तुमने काम किया वो मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिकता के आधार पर सही है या नहीं।
कुछ थिंकर्स इस चीज़ को बेसिस मान के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, जबकि कुछ मानते ये हैं सिंपल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कि जस्टिस क्या है, बस एक सिस्टम ऑफ रूल है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, नियम कायदे हैं जिनको कि आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, पहला जो नज़रिया है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है नेचर में, और दूसरा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल है इंटरप्रिटेशन के सेंस में। ठीक, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट यही कहता है कि जस्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। और एथिक्स में भी जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लॉ में भी ऑब्वियसली, लॉ कानून जो है उसका होल पॉइंट ही यही है कि सोसाइटी में न्याय मिले लोगों को। ठीक है, और फिलोसॉफी में भी जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जब आप कई तरीके की फिलोसॉफीज पढ़ोगे तो वहाँ पर भी जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पाओगे। ठीक है, तो ये है सारे पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने होंगे विद रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की नोट्स चाहिए, ये नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उस वेबसाइट पर जा करके आप सर्च करना जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहला ही रिजल्ट आपको जस्टिस का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, यही जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए जस्टिस में। तो जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबडी। दिस इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय साल्वेंट। इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये है यार कि जस्टिस का मतलब होता है उस शेयर को, उस हक को उस इंसान, हर इंसान तक पहुंचाना जिसका कि वो हकदार है ना, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या यूज़ हुआ है, द ड्यू शेयर। अगली डेफिनेशन है जस्टिस प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर रफेल की ये डेफिनेशन है। जस्टिस, न्याय जो है वो एक इंडिविजुअल के अधिकारों को, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सोसाइटी में ऑर्डर भी मेंटेन करके रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जो गलत लोग हैं उनको अगर आप पनिश करोगे, जो लोग सही से रह रहे हैं, सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, तो सोसाइटी में ऑर्डर तो अपने आप ही मेंटेन होगा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन ये भी है। फिर अगले डेफिनेशन है जस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ प्रोसीजर थ्रू विच ईच इज अकॉर्डेड व्हाट इज एग्रीड अपॉन एज फेयर। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, CE मेरियम के डेफिनेशन है। एक इन्होंने सिस्टम ऑफ रूल नहीं कहा है, इन्होंने कहा है जस्टिस, न्याय एक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है बेसिकली, और एक प्रोसीजर है, एक नियम कायदे हैं सिंपल सेंस में, जिसके थ्रू हर किसी को, सोसाइटी में मौजूद हर इंडिविजुअल को वो चीज़ें दी जाती हैं जो कि बाकी सोसाइटी के मेंबर्स एग्री करते हैं कि उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी को ही थोड़ा सा अच्छे से शब्दों में पिरो दिया है। ठीक है, तो ईच इज़ अकॉर्डेड, एवरी इंडिविजुअल इज़ अकॉर्डेड व्हाट इज़ एग्रीड अपॉन एज फेयर। सोसाइटी के बाकी सभी लोग मानते हैं कि इस इंसान के पास ये सर्टेन राइट्स होने चाहिए, और यही काम होता है जस्टिस का कि वो राइट्स उस इंसान को मिले जो कि बाकी सोसाइटी के लोग एग्री करते हैं कि उसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। ये 3 डेफिनेशंस अगर आप याद रखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एक पहली है साल्वेंट की, दूसरी डॉक्टर रफेल की, और लास्ट वाली है CE मेरियम की। ठीक है, तो आगे चलते हैं यार। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जस्टिस में सबसे पहला है सोशल जस्टिस। 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, पहला पॉइंट है, सोशल जस्टिस इंश्योर्स अ फेयर सोसाइटी बाय बैलेंसिंग द इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल जस्टिस जो है वो इस बात की श्योरिटी करता है, इस बात की गारंटी करता है कि हमारी सोसाइटी में जो है हर किसी के जो इंडिविजुअल राइट्स है वो बैलेंस होंगे, किसी के राइट्स ऐसे ना हो जो दूसरे के इन राइट्स को इन्फ्रिंज करें या वॉयलेट करें। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऐसे हक ना हो जिसकी वजह से वो दूसरों का नुकसान पहुंचा सके या दूसरों का फ़ायदा उठा सके। इस तरीके के राइट्स ना हो किसी भी इंडिविजुअल के पास। हर किसी के राइट्स एक तरीके से क्या रहें, बैलेंस्ड रहें। ठीक है, साथ ही साथ सोशल कंट्रोल भी इंश्योर्ड रहे सोसाइटी में। ठीक है, सोशल कंट्रोल सिंपल समझ लो कि सोसाइटी में जो एज अ थिंग्स रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन द ऑर्डर, those things should be conducted properly and should be ensured. This is what social justice ensures. ठीक है, सोशल कंट्रोल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप बात जानते हो तो ठीक है, वरना सिंपल सेंस में आप ये समझ सकते हो। ठीक, फिर अगला पॉइंट है इट फुलफिल्स
पीपल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स अंडर द लॉ। आसान सी बात है, जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, इमेजिनरी और एकदम बियॉन्ड ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी कि हमें एम्प्लॉयमेंट, अगर हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ हमें इक्वालिटी मिले और किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ना हो, ना जेंडर के बेसिस पे हो, ना ही हमारे स्किन कलर के बेसिस पे हो, हमारे कास्ट के बेसिस पे हो। ये कुछ लीगल एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसी उम्मीद है जो हम अपनी सरकार से रख सकते हैं। इस तरीके की उम्मीदों पर खरा उतरे सरकार, यही होता है सोशल जस्टिस। और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं इसी तरीके के, उनको अंडर द लॉ प्रोटेक्ट करे, यही होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है किस तरीके के इशू को टैकल करता है, ठीक है। सोशल जस्टिस बात करता है पॉवर्टी के बारे में, जो सोशल जस्टिस बात करता है डिजीज़ के बारे में, यानी कि कई लोग हैं जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर कि उतनी क्लीनलीनेस नहीं है जिसकी वजह से बहुत डिजीज़ होता है। तो राइट टू अ फ्री इन्वायरमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का हक सभी को है जहाँ पर एक बेसिक साफ़ सुथरा हाइजीन हो कि लोगों को डिजीज़ ना हो, ठीक है। इन अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को भी टैकल करता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि हर किसी का अधिकार है कि भाई वो जो जॉब चाहे उसे सीख कर सके और वहाँ पर उसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो कि अगला इशू है जो कि सोशल जस्टिस टैकल करता है। अगला पॉइंट है, इट फोकसेस अपॉन द वेल बीइंग ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप एंड हेल्प दोज हु आर डिसएडवांटेज, है ना। जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग गरीबी की वजह से डिसएडवांटेज हैं, कुछ लोग अपनी कास्ट की वजह से डिसएडवांटेज हैं, कुछ लोग और किसी रेस उसकी वजह से तो ऐसे डिसएडवांटेज हैं या माइनॉरिटी, उनकी जनसंख्या कम है, तो जो वो लोग चाहेंगे, अब क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी का ही सब कुछ होता है, वही सरकार चुनती है, वही सब कुछ करती है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी तो वेलफेयर करना ज़रूरी है। यही बात करता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इसी के बारे में बात करता है कि जिन लोगों की संख्या कम है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनका भी वेलबींग इंश्योर्ड रहे, ये भी सोशल जस्टिस डील करता है इससे। और फिर अगला पॉइंट है, इट एम्स टू क्रिएट अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी फॉर एवरीवन। सोशल जस्टिस ये उम्मीद रखता है कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर कि जस्टिफाइड चीज़ें हों, मॉरली सही चीज़ें हों, इक्वालिटी हो सोसाइटी में सभी के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो कि मॉरल ग्राउंड्स पर या स्ट्रिक्ट लॉ के सेंस में भी जस्टिफाइबल ना रहे, ठीक। और अगला पॉइंट, एक सेकेंड, अगला पॉइंट है, ये बारकर की एक डेफिनेशन है बेसिकली। सोशल जस्टिस एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरी इंडिविजुअल टू डेवलप हिज इनहेरेंट क्वालिटीज़। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। इनकी डेफिनेशन ये कहती है कि सोशल जस्टिस का पूरा एम ये है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, जिससे कि वो अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके। इनहेरेंट क्वालिटीज़ से कहने का यहाँ पर तात्पर्य मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप का इंटरेस्ट है लॉ की फील्ड में, आप चाहते हो कि मैं लॉ को पढूं, लोगों को न्याय प्रोवाइड करूं, एक जज बनूं एक दिन, या फिर मैं एक आईएएस बनूं, या फिर आपका बहुत मन है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं क्योंकि मैं लोगों के साथ नेगोशिएट करने में बहुत अच्छा हूं, मेरी सोशल स्किल बहुत अच्छी है। तो जो भी आपके अंदर क्वालिटी है एज एन इंडिविजुअल, आप चाहते हो उसे डेवलप करना, आप चाहते हो उसे एक्सप्लोर करना, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए सोशल जस्टिस का काम होता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को, हर इंडिविजुअल को सोसाइटी में प्रोवाइड करे। ये बारकर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बारकर की डेफिनेशन है सोशल जस्टिस को लेकर के, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सोशल जस्टिस जैसे कि कई तरीके के इश्यूज को टैकल करता है, एम्प्लॉयमेंट के भी इशू को, अमीरी पॉवर्टी के भी इशू को, डिजीज़ एंड बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस नाम से ही पता चलता है ये किस चीज़ की बात करता है, पॉलिटिक्स की बात करता है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स में जब बात आती है तो वहाँ पर हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल और सिंपल एग्जाम्पल है वोटिंग राइट्स, ठीक है। हर किसी को समान राइट है वोट करने का, डजंट मैटर आप करोड़पति हो या फिर आप रिक्शा चलाते हो, आप जब इलेक्शन होते हैं तो हर किसी के वोट की सेम वैल्यू है। एक वोट उसका भी, एक वोट आपका भी, ये नहीं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपका वोट की वैल्यू 4 हो गई, ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, इट ग्रांट्स पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल एंड प्रमोट्स फेयर पार्टिसिपेशन
इन पॉलिटिकल लाइफ। बहुत सिंपल इसका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जैसा कि मैंने कहा राइट टू वोट है ना, ऐसे और भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ये सारे राइट्स हर किसी को सोसाइटी में मिले और हर किसी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके अपने। अब इक्वल पार्टिसिपेशन में कई चीज़ें आ गई। अगर वो इसको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, सपोज कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको लगता है कि हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट भी है उनके पास, पीसफुल असेंबली भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। सरकार से अपनी बात कहने का ये तरीका है, हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट भी है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है नेचर में, और ये भी इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पॉइंट है इट इंश्योर्स यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स के, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, आप IAS बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, कोई भी है ना सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हो, तो आप बड़ी आसानी से पा सकते हो। वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपके कास्ट की वजह से, आपके पैसे कम ज़्यादा होने की वजह से नहीं होगा। ठीक है, अगर हो भी रहा है तो वो इन इक्वालिटी को इंश्योर कर रहा है। चूँकि बैकवर्ड क्लासेस हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पर उन्हें कहीं काफ़ी समय तक दबाया गया है, आगे रखने के लिए हमें उन्हें थोड़े एडवांटेज देने पड़ेंगे, तब जा कर के वो बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों से नीचे हैं इन जनरल, उनके पास शिक्षा नहीं है, पैसे नहीं है। तो अगर हम उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रखें तो कहीं ना कहीं वो बराबर आ जाएंगे उन लोगों के जिनके पास बचपन से थोड़े बेसिक पैसे, सुविधाएं और शिक्षा मिल रखी है। ठीक है, तो वो कट ऑफ कम करना इक्वालिटी को इंश्योर करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉलिटिकल जस्टिस exist where there is a rule of law, where there is an independent judiciary, where there are election, where there are political parties, where there is freedom of criticism। जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, लॉ का रूल ऑफ लॉ होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, इलेक्शन होते हैं, देश की सरकार चुनते हैं लोग, तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, हर कोई सरकार से क्रिटिसाइज कर सकता है, अपनी इच्छाओं की मांग कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है ना, वहीं पर होता है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस एम्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड अलाउ सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटीज वेलबींग। इट बेसिकली ये एम करता है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों, और साथ ही साथ सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी की, कम्युनिटी की वेलबींग में, उसके वेलफेयर में, उसके देखभाल में। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूट भी कर सके अपना, और अपने इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल जस्टिस एम्स एट, दिस इज द एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस सबसे पहला पॉइंट है, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स treating everyone fairly without discrimination based on money। that is the important point है। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वालिटी होनी चाहिए, पर किस मामले में? all the matters relating to money, based on money, this is the differentiating factor। सोशल जस्टिस में भी पॉवर्टी की बात होती है, सोशल जस्टिस में भी ये बात होती है कि अमीर किसी भी तरीके से गरीब को दबा ना पाए, उनका फ़ायदा ना उठा पाए। पर सोशल जस्टिस एक वाइड पर्सपेक्टिव है। सोशल जस्टिस में गरीबी भी आती है, गरीबी केवल नहीं, गरीबी भी आती है, और भी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पढ़ी। इकोनॉमिक जस्टिस में केवल उन डिस्क्रिमिनेशंस को रिमूव करने की बात होती है जो पैसे के दम पर, पैसे की वजह से होते हैं, है ना। पैसे की वजह से किसी तरीके की अनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक जस्टिस है। सोशल जस्टिस में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट्स, बहुत चीज़ें आ जाती है सोशल एस्पेक्ट में। वर्ड ही है सोशल, तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ क्या है, इकोनॉमिक, तो केवल मनी सेंट्रिक बात होगी यहाँ पे, ये डिफरेंस है। फिर अगला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स फेयर पे। हाँ देखो, पे फॉर वर्क, फेयर पे फॉर वर्क, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज इक्वली, है ना। जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं, जो भी सोसाइटी में वेल्थ है, मनी सेंट्रिक, वो सभी बराबर रूप से हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट हों, हर किसी का हक हो उस पर। और साथ ही साथ इक्वल पे फॉर वर्क, यानी कि अगर आपसे जितना काम करवाया जा रहा है उस हिसाब से आपको वेतन मिले, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिले। ऐसा ना हो आप 10-10 घंटे का लेबर करा रहे और आपको कुछ दे नहीं रहे। ये तो हो गया ना गरीब का फ़ायदा उठाना, जबकि एक्चुअल रियलिटी में क्या है, ऐसा होता है। आप देखते हो, अगर आप बाहर जाओ तो बहुत से ऐसे स्ट्रीट फूड के आपको दुकानें मिलेंगी जहाँ पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, कुछ नहीं देते, बेसिक सी पेमेंट देते हैं, वो भी पता नहीं कभी देते कभी नहीं देते, काम करवाते हैं बस। ठीक है, तो एक्चुअल रियलिटी तो खैर अलग है, बट इस तरीके की चीज़ें
डील होती हैं इकोनॉमिक जस्टिस में, ये मेरा पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल पीपल इज रॉन्ग, वही बात, एंड एवरीवन शुड हैव बेसिक थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, है ना। और जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनका फ़ायदा उठाना, ये गलत है। इकोनॉमिक जस्टिस इसी के बारे में बात करता है कि इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और बेसिक चीज़ें जो हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों पैसे की वजह से ही आती हैं। घर आपको पैसे की वजह से मिलेगा, कपड़े आपको पैसे की वजह से मिलेंगे, फूड आपको पैसे की वजह से मिलेगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए, वो सभी को मिलनी चाहिए। ये भी आता है इकोनॉमिक जस्टिस में, ठीक। अगला पॉइंट है, अ जस्ट इकोनॉमी फॉलोज द आइडिया ऑफ फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर किसी को सोसाइटी में उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार चीज़ें मिलें। इससे बेहतर ये होगा कि हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिले। अगर आपको ज़रूरत है घर की, आपको ज़रूरत है खाने की, आपको ज़रूरत है ढंग के कपड़ों की, तो इस तरीके की चीज़ें इंश्योर्ड हो सोसाइटी में। लोगों की ज़रूरत पहली प्रायोरिटी हो, ना कि लोगों की योग्यता के आधार पर उनको रिसोर्सेज का एक्सेस देना। ये होता है जस्ट इकोनॉमिक का आइडिया। ये भी इकोनॉमिक जस्टिस में आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा डीप पॉइंट है ये, कि आपकी योग्यता भले हो करोड़ों कमा लेने की, पर वो पहली प्रायोरिटी नहीं है, वो सेकंड प्रायोरिटी में है, वो नीचे आता है। पहली प्रायोरिटी में क्या है, वो ये कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप गरीब हो, आपके पास रहने की छत नहीं, तो पहले हम उस गरीब को रहने की छत देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आई होप समझ आया हो, नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से सुनो आप। अगला पॉइंट है, इकोनॉमिक जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न सोसाइटी अलॉन्ग साइड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन, है ना। आप टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है समय के साथ यार, ठीक है, पर अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस ही नहीं है, है ना, गरीब जो है बेसिक रहने की छत नहीं, खाने नहीं, कपड़े नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है। मेट्रो क्या करोगे जब आप लोग ही उसमें बैठ ही नहीं सकते, हर किसी को एक्सेस ही नहीं है, सरकार ने बना दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। कई कितने लोग हैं जो बैठ ही नहीं सकते उसमें। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अपनी जगह है यार, पर लेकिन सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस होना, इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगला पॉइंट है, ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स फेयरनेस इन मनी मैटर्स एज पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन। जैसा कि हमने देखा पॉलिटिकल जस्टिस, ऐसा नहीं कह सकते रिक्शा वाले को वोटिंग राइट्स है तो जस्टिस इंश्योर्ड हो गया, नहीं यार, इकोनॉमिक जस्टिस भी तो होना चाहिए। रिक्शा वाला जितना रिक्शा चला रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, उस हिसाब की पेमेंट उसको मिले, ठीक है, उस हिसाब का इक्वालिटी उसको मिले मनी मैटर के मामले में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते उसको पॉलिटिकल राइट मिल गया, वोटिंग राइट मिल गया, अब तुम बराबर हो गए हमारे, नहीं। मनी भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, ठीक है, इसको भी इंश्योर करना ज़रूरी है। फिर पॉइंट है, द चैलेंज इज़ टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस विदाउट गिविंग टू मच पावर टू द, हाँ यही चैलेंज आता है कि हर चीज़ के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका एक कानून है अगर आपको ना पता हो तो, है ना। और भी गरीबों को बचाने के लिए बहुत से कानून, नियम, कायदे सरकार लाती रहती है, पर पॉइंट ये है कि बिना सरकार के भी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें इंश्योर्ड रहें, जो कि एक चैलेंज होता है इकोनॉमिक जस्टिस के केस में, ठीक। लास्ट है हमारा लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस में सबसे पहला पॉइंट है, लीगल जस्टिस इज बेस्ड अपॉन द कोड्स इनैक्टेड बाय स्टेट एंड कस्टमरी रूल्स विच आर फॉलोड बाय द कम्युनिटी, ठीक है। लीगल जस्टिस जो है वो बेस्ड होता है उन कोड्स के ऊपर जो कि इनैक्टेड बाय स्टेट्स ने, हमारी सरकार ने बना के रखे हैं। कोड्स क्या है बेसिकली यहाँ पे, कोड्स कहने का मतलब जो किताबें देखते हो ना आप, मोटी मोटी लॉ की, ये क्या, ये जो मोटी मोटी किताबें हैं ना, अगर आप इन्हें लीगल सेंस में, लॉ के सेंस में थोड़ा टेक्निकल शब्दों में कहना चाहोगे ना, तो उसे कोड्स कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है कोड्स इनैक्टेड बाय स्टेट, ठीक है। और कस्टमरी रूल्स विच आर फॉलोड बाय द कम्युनिटी। कस्टमरी रूल्स कहने का क्या मतलब है, कई चीज़ें, कई ऐसी प्रथा हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, ठीक है, और वो आगे चल के लॉ बन जाती हैं, रूल बन जाती हैं, ठीक है, तो उनका भी फॉलो अगर होता है सोसाइटी में, वो इंश्योर करना लीगल जस्टिस के परव्यू में आता है। वो जो प्रथाएं, वो जो कस्टमरी रूल्स हैं जो कि बहुत सालों से, पता नहीं टाइम इमेमोरियल से चली आ रही हैं, उनका भी फॉलोएंस होना चाहिए, उनका भी इंश्योरिटी होनी चाहिए सोसाइटी में कि वो जो प्रथाएं वो चलती रहें, ये भी लीगल जस्टिस में आता है, ठीक है।
और वैसे तो इन जनरल सेंस में बात करूं, जब भी कोई जस्टिस शब्द के बारे में सुनता है ना, तो सबसे पहले उसके बारे में लीगल जस्टिस का ही पिक्चर आता है। लीगल जस्टिस यानी कि कोर्ट, तो उसको पर लेकिन आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, अपनी हिंदी भाषा में थोड़ी लिख के आओ एग्जाम में, तो आपको टेक्निकल वर्ड्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज हियर। लीगल जस्टिस इज बेस्ड अपॉन द कोर्ट्स इनैक्टेड बाय स्टेट एंड द कस्टमरी रूल्स विच आर फॉलोड बाय कम्युनिटी। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स शेप द लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसे हमारे देश का संविधान है जिसमें कई तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, आपने पढ़ा होगा, इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसे ही बहुत सी और भी लॉ होते हैं, बहुत से और भी एक्ट्स होते हैं जिनको कि टेक्निकल शब्द में कहेंगे लेजिस्लेटिव एक्ट्स होते हैं, जो कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का जो लीगल एस्पेक्ट है उसको डील करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं, उसको शेप करते हैं। ठीक, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है लीगल जस्टिस हैज़ टू डायमेंशंस। फर्स्ट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड द सेकेंड वन इज दैट लॉ मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यानी कि लीगल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का इंश्योरिटी ज़रूरी है। पहला कि जो नियम कायदे बने हैं, जैसे कि मान लीजिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी ना हो, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इस तरीके के जो राइट्स हैं इनका एक जस्टिफाइड एप्लीकेशन होना चाहिए, जस्टिफाइड सेंस में एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बैकवर्ड क्लासेस का एग्जांपल दिया, उनकी कट ऑफ लो जाती है, इससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि उनकी तो कट ऑफ लो गई, हमारी आएगी, इससे डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी इंश्योर हो रही है, ये जस्टिफाइड है। क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि जनरली बैकवर्ड क्लास के लोग थोड़े से गरीब होते हैं, जिस वजह से इस तरीके के एडवांटेजेस हमें उन्हें देने पड़ेंगे ताकि वो दूसरे लोगों के बराबर आ सके। तो ये केवल एक छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर कि जो नियम कानून बने हुए हैं, जब आप उन्हें लागू करते हो, अप्लाई करते हो ना सोसाइटी में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, तो वहाँ पर आपको अपने दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि जज और वकील वगैरह, जुडिशरी यही तो करती है बैठ करके, सालों सालों केस क्यों चलते हैं, इसी वजह से। तो जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एक एस्पेक्ट है, एक डायमेंशन है लीगल जस्टिस का। ठीक, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? लॉ मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जो भी नियम, जो भी आपके कानून हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं, जैसे कि इम्पार्शियलिटी ना हो, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी तरीके के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, तो जो भी नए नियम कानून सरकार बनाती है वो इन प्रिंसिपल्स पर खरे उतरे, इन प्रिंसिपल के हिसाब से हो। ठीक है, ये बात भी। पहली बात, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनका अप्लाई करते समय अच्छे से करें, जस्ट होना चाहिए वो नेचर में। दूसरा, जो भी नियम कानून बना रहे हैं वो लोग, नए जो बना रहे हैं, वो सारे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के साथ अलाइंड होने चाहिए। ठीक, ये दो पॉइंट, ये दो डायमेंशन, ये दो एस्पेक्ट लीगल जस्टिस में आते हैं। आगे चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर को एक थिंक करते, इनके हिसाब से लीगल जस्टिस मीन्स लॉ अलाइंड विद द जस्टिस हिमसेल्फ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। लीगल जस्टिस मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो कि न्याय के साथ अलाइंड है, न्याय को हानि नहीं पहुंचा रहा है किसी प्रकार से, उसके अलॉन्ग साइड है। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल द लॉ एम्स टू प्रोवाइड जस्टिस, इट इज नॉट द सेम एज जस्टिस इटसेल्फ। ऑल्दो लॉ जो है, जो हमारी कानून सरकार बनाती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, पर्पस जो है, वो ये होता है कि लोगों को न्याय मिले, जस्टिस मिले। बट लॉ ही जस्टिस नहीं होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, हमने सोशल जस्टिस पढ़ा, हमने इकोनॉमिक जस्टिस पढ़ा, पॉलिटिकल जस्टिस में बहुत सारी चीज़ें आ गई। लॉ, वही मैंने कहा ना, जब भी कोई जस्टिस की बात करता है क्या आता है? कानून, कोर्ट, वकील, जज, ये आता है। नहीं, जस्टिस में वो एक एस्पेक्ट है उसका, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है उसका। जस्टिस में लॉ तो है ही, बाकी और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, यही इस पॉइंट का मतलब है। और फिर अगला पॉइंट है, जजेस मस्ट अपहोल्ड द लॉ इवन इफ दे पर्सनली डिसएग्री विद इट मॉरली। ठीक है, अब भाई जो नियम कानून हैं उनको जब अप्लाई करने की बात, जैसे मैंने कहा ना, दो डायमेंशन है। पहला क्या है, जो नियम कानून बने हैं, जैसे संविधान में बना है, तो उनको अप्लाई करने का काम किनका है? भाई जजेस का ही तो है।
तो जजेस का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा ना हो कि मान लो वो मानते हो पर्सनली अपने मतलब घर परिवार में कि बैकवर्ड क्लासेस को जो कट ऑफ लो जाती, इस तरीके की चीज़ें हट जानी चाहिए, EWS आना चाहिए, बल्कि ये सारी चीज़ें हट जानी चाहिए। वो पर्सनली ऐसा मानते होंगे, ठीक है, माने, वो जो माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट लॉ में क्या लिखा है, किताब जो लॉ के कोर्ट्स हैं उनमें क्या लिखा है, इन किताबों में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इन चीज़ों का क्या मतलब है और इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना चाहिए, ये एक जज का काम होता है। भले उन बातों से मॉरली एनी अदर सेंस मैं कहूँगा किसी भी तरीके से वो पर्सनली डिसएग्री नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ अगर उस चीज़ को कह रहा है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, तो वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उन चीज़ों को अप्लाई करे। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। तो बस यार इसी के साथ हमारा जो ये जस्टिस का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो। नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं इधर बीच आपने नोटिस किया होगा कम्युनिटी टैब पे कुछ सेल्फ हेल्प के ब्लॉग्स डालता हूँ, लाइक हाउ टू बी माइंडफुल, और मैंने डाला था अभी कुछ दिन पहले हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ठीक है, ये तरीके के कुछ ब्लॉग्स हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, जो कि आपको एज अ स्टूडेंट काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे, वो मैं डालते रहता हूँ। तो बस यार केवल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, या अगर पसंद आई तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching and stay tuned for the next one. Bye bye.